All right. Assalamu alaikum. Let me share screen. All right. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं जब तक मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो डिस्कशन थी, जो 1-2 स्टूडेंट्स ने ईमेल भी करी थी कि वो क्विज के मार्क्स के लिहाज से, तो जो इशू मेजरली हुआ था मार्क्स, मैंने ये कहा था उनको फिर कि मैं आपको शीट्स दिखा दूंगा और उसकी बेस के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ईमेल जो यूज़ किए वो उनसे उसका नाम नहीं पता चल रहा। जैसे एक स्टूडेंट ने मेल की भी थी, उनके मैंने मार्क्स अपडेट भी कर दिए थे, जेडके प्रिंसेस। अब जेडके प्रिंसेस कौन स्टूडेंट है, अब ये आप उसकी ईमेल से नहीं पता कर सकते। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम से या फर्दर फ्यूचर में जो भी क्विज़ेज़ हों या ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड हो, तो उसमें ऐसी ईमेल यूज़ किया करें जिसमें आपका नाम आ रहा हो एटलीस्ट। जैसे मेरी ईमेल है sirajmujib93, तो उसमें मेरा पूरा नाम पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ, ठीक है? तो प्रोफेशनल ईमेल अपनी एक ईमेल एड्रेस आप बना लें, ठीक है? और उसको यूज़ कर लिया करें। जैसे एमएन, अब ये एमएन नाम का स्टूडेंट जो है, अब इसके मार्क्स हालाँकि 10 है, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं है कौन है। अब मैं इसको मार्क्स दे ही नहीं सकता, ठीक है? यूज़र नेम ईमेल में पता नहीं चलता, मसला ये है। आप जब ईमेल करते हो ना, ईमेल लिखा होता है उसमें उसका यूज़र नेम नहीं होता। अगर यूज़र नेम फाइंड करना है, उसके लिए फिर आपको उसको ई पर्सन को ईमेल करनी पड़ेगी, उससे फिर आपको यूज़र नेम पता चलता है, ठीक है? अच्छा जी, डिडक्शन की मेजर जो वजह है, मतलब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हुए हैं, ठीक है? उनकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि उन्होंने या तो प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से गेट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा की पॉइंट मिस किया जिसकी वजह से उनका मार्क्स डिडक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रॉब्लम क्या था, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए, और आइंदा अगर फ्यूचर में किसी क्विज़ में आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये था सिंपल कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक कस्टमर सपोर्ट कंपनी के एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है? और उसकी जो रेटिंग स्कीम है वो 1 टू 10 है, ठीक है? जो यानी जो रेट करने का मैकेनिज़्म उस कंपनी वालों ने रखा हुआ है, वो 1 टू 10 है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप 100 यूज़र्स का रिस्पॉन्स लें और उसको स्टोर करें यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? यानी जहाँ पे आप रीयूजेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको वो करना था, ठीक है? इसमें जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स कट हुए स्पेसिफिकली, उनका ज़्यादातर रीज़न ये था कि उन्होंने 100 फॉर एग्जांपल लेट्स से यूज़र्स तो ले लिए, उसका ना डाटा कहीं स्टोर हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है। बस वैल्यू बस वो 100 टाइम्स लूप चल के खत्म हो गया, ठीक है? एक स्टूडेंट की ईमेल भी आई थी, शामिर थे, पता नहीं कौन थे, उनको पता होगा। तो उनके 6 मार्क्स आए थे, उसमें वो कह रहे थे मेरा क्विज़ बिल्कुल ठीक हुआ था। तो मैंने उनका कोड एग्ज़ीक्यूट करके भी देखा, उनका कोड में एरर है, ठीक है? इसी तरीके से छोटी-छोटी मिस्टेक्स उस वक़्त हम लोग जब सबमिट कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि नहीं है, नहीं कभी-कभार हो जाती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ जो सिनेरियो जब भी दिया जाए ना, उस सिनेरियो को कोशिश करा करें, सिनेरियो को पहले कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करा करें, ठीक है?
एग्ज़ाम हो, रियल लाइफ़ हो, कोई भी कहीं पे भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में से एक चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए, आपको कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया जाए, ठीक है? तो उसमें आप ये काम कर लें शामिल फंक्शनैलिटी में एरर था, ठीक है? अगर मैंने अभी वो डिलीट कर दिया प्रोजेक्ट वरना मैं आपको चला के दिखा देता। वो 100 वैल्यूज़ तो ले रहा है, यानी 100 तक वो लूप चल रहा है। यानी उसके बाद उसमें एरर भी था, लाइन नंबर मुझे लाइन नंबर नहीं याद, एक एरर भी था और कुछ वो प्रिंट नहीं कर रहा था। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले ली रिस्पॉन्स ले लिया, ठीक है? 100 यूज़र्स का एक एरे के थ्रू, अब उसको शो भी तो करना होगा, उसको रिप्रेज़ेंट भी तो करना होगा ना किसी न किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा जब आपने सारा इनपुट ले लिया तो आप उस एरे को जो आपने कंप्लीटली ली है उसको लूप के थ्रू आप प्रिंट करवा दें। जैसे ऐसे कुछ बच्चों ने किया भी है इस चीज़ को या साथ-साथ प्रिंट भी करवाया कुछ बच्चों ने, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो जिसका कॉन्सेप्ट सही था उसको भी मैंने वो मतलब 5 प्लस मार्क्स दिए हैं कि उसने लॉजिक अगर सही बिल्ड की है, ठीक है? और कोई छोटा-मोटा एरर है, छोटा-मोटा इश्यू है तो उस वजह से उसके 7 या 6 मार्क्स किए हैं और अगर स्टूडेंट ने बिल्कुल ही कुछ सही नहीं किया तो उसके मार्क्स मैंने वो अ, और कोड एटलीस्ट सबमिट कराया तो उसको भी मैंने कुछ ना कुछ मार्क्स देने की कोशिश करी है, ठीक है? इस तरीके से चेकिंग हुई थी तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी तो वो मैंने वो करी है। मुबीन ऐसे तो फिलहाल तो मैं डायरेक्ट चलो मैं देख लेता हूँ। ईमेल क्या थी आपकी? मुबीन गुलज़ार? मुबीन गुलज़ार के नाम से ईमेल है ये 75 वाली? अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने रिस्पॉन्स लिया, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को लेने के बाद 1 टू 10 रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने जो लूप है वो लूप चलाया, अरे की लेंथ तक 100 तक। उसके बाद वो बस दिस द रेटिंग उसके बाद ये कोई ना कोई इसमें एरर आ रहा था, मैंने इसको चला के देखा था। यानी नहीं मुकर्रम की है ये तो, सॉरी मुकर्रम का ओपन हुआ हुआ है। मुबीन मुबीन मुकर्रम का वो है रिस्पॉन्स है। हुँ, 7 नंबर 7 नंबर 5 मूविंग ये आ गया, अब सही हो गया, ठीक है। अब देखो लेट्स से आपने ये लिया, आपने लैपटॉप कंपनी ली, ठीक है। उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया लैपटॉप कंपनी का, ठीक है। मेन मेथड के अंदर और L1 डॉट रेटिंग का एक आपने मेथड बनाया, उससे आपने एक की आप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 50 रिस्पॉन्सेज ले लिए, ठीक है। और सम प्लस इक्वल्स टू और एवरेज पता नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि एवरेज वगैरह कैलकुलेट करने की यहाँ फिलहाल जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो इसमें भी कोई छोटा-मोटा एरर था, मैंने जिस जिस प्रोग्राम में मार्क्स कटे हैं ना, उस प्रोग्राम को मैंने एग्ज़ीक्यूट करके देखा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? अब मैं एक-एक करके सबके तो फिलहाल नहीं दिखा पाऊँगा, इतना टाइम तो टाइम इसी में कंज़्यूम हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ये चीज़ है, ये एवरेज की जो आप सम मतलब प्लस इक्वल्स कर रहे हो, यहाँ पे द एवरेज रेटिंग इज़ और यहाँ पे आप जो प्रिंट करवाया हुआ है आपने सम प्लस इक्वल्स टू ये तो रेटिंग जो भी है वो 1 बाय 1 आती रहेगी, ठीक है? द सम ऑफ रेटिंग आपने सम कर लिया 50 यूजर्स की रेटिंग का, सम करने की फिलहाल वैसे तो जरूरत नहीं थी और यहाँ पे आप एवरेज ले रहे हो सम डिवाइड बाय 50, तो ये इस एवरेज की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसकी वजह से कोई एरर वगैरह आ रहा था, मुझे वो याद नहीं है, वो 1 बाय 1 मैं फिलहाल अब दोबारा तो ऑब्वियसली दोबारा एग्जीक्यूट करके को नहीं कर सकता। वन टाइम मैंने चेक करा था जब मैं चेकिंग कर रहा था इस प्रोजेक्ट्स की। आप इसको चला के भी देख लेना अपने पास सेम कोड को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो देख लेना। कोड जो आपने सेंड किया उसमें यही हो रहा है, ठीक है? देख लो एवरेज वाली चीज़। हाँ, ठीक है, आप कोड देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो ख़ैर बेसिक पर्पस इसको दिखाने का ये था कि आप लोग कुछ कन्फ्यूज़ थे उनको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए। 100 तक चलना और प्रिंट होने के वो तो हो रहा होगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ और एरर भी होगा। उबैद जिसकी वज़ह से अगर मार्क्स कटे होंगे, आपके कितने मार्क्स आए हैं? मोहम्मद उबैद? आपने कहीं न कहीं कोई छोटी-मोटी मिस्टेक होगी जिसकी वज़ह से 7 मार्क्स हुए होंगे। अ, वरना जिसका कोई इश्यू हो रहा है तो उसको मैंने वो किया है। इश्यू नहीं था तो उसको मैंने 10 मार्क्स भी दिए हैं, 9 मार्क्स भी दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो छोटा-मोटा लैकनेस थी उसमें, उसके लिहाज से। अच्छा जी।
प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता दूं उस्मान। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने माइलस्टोन अपलोड किया है। उस माइलस्टोन में आपने दो तीन सिंपल काम करना है। मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ सिंपल करने के लिए। वेट फॉर अ व्हाइल। नहीं, प्रोजेक्ट में आपको ग्रुप बनाना लाजमी नहीं है। आप इंडिविजुअल अगर करने के लिए राजी हैं, आप को लगता है आप कर लेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप अकेले भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। और यहाँ पे तो वैसे भी सिंगल मेंबर अलाउड मैंने लिखा है, लेकिन वो मैंने बाद में चेंज कर दिया क्योंकि मैंने क्लास में बोला था कि दो मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया था। ठीक है, कि आप दो मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। देखो मुबीन, अगर मैं सिनेरियो समझा दूंगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट पार्ट बचेगा क्या? खाली कोड करवाना तो उसमें नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडेबिलिटी भी उसमें चेक करनी है। ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम देखो, अगर आप लोगों को बता दूंगा ना कि प्रॉब्लम ये है और इसका ये फ्लो होगा, तो उसके उसके अलावा तो बचा गया उसमें खाली कोड करना। और वैसे ही ऑनलाइन क्विज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिलहाल चल रहा है, जब तक मतलब जो फिलहाल सिनेरियो है उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अगर आप क्लास में होते तो मैं ये फैसिलिटी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करता कि मैं आपको उसमें आपको प्रॉब्लम बता भी देता थोड़ा बहुत कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या है, इसमें एक्सपेक्टेड क्या है। जब ओपन इंटरनेट आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं। ये उसमें से एक आप ये कहने चैलेंज है कि आपको प्रॉब्लम्स को खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसकी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अलबत्ता मैं वर्ड्स के अंदर कोशिश करता हूँ कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस रख दूं ताकि आप काम कर लें। ठीक है। अच्छा जी, टू स्टूडेंट्स का था। अच्छा, मैं प्रोपोजल फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि एक चीज़ दफ़ा क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए मुझे, आपको अपना टॉपिक, जस्ट जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को के लिए आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। हो सकता है कुछ बच्चे एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हो, कुछ बच्चे चाहते हो कि हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन बना लें, कुछ बच्चे कुछ और चाहते होंगे। ठीक है। तो जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपने वो स्पेसिफाई करना है। ठीक है। और इसके अलावा मेथोडोलॉजी जो है, मेथोडोलॉजी आप किस तरीके से, बेसिकली आपका वर्क फ्लो, ठीक है, वो क्या होगा, वर्क फ्लो चाहिए। और रिजल्ट डिस्कशन तो जब होगी कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, या आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या चाह रहे हैं। मतलब आप एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट की, ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एंड में आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। ठीक है। साथ टू मेंबर्स अलाउड थे, थ्री मेंबर्स का तो मैंने नहीं कहा था आपको। टू मेंबर्स अलाउड है। आप पीएफ वाला प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, मसला नहीं। दो से तीन नहीं, तीन दो काफी हैं। दो मेंबर्स मोर देन इनफ है। आप लोग एफआईपी में भी दो मेंबर्स अलाउड होते हैं बेटा। तो दो मेंबर्स के साथ ही काम करना होता है उसमें भी। हाफ हाफ तो अभी भी हाफ हाफ से, अभी से प्रैक्टिस में हाफ हाफ ही रखो तो बेहतर है। तीन होंगे तो तीनों में से एक भी काम नहीं कर रहा होगा, ये आपको ही पता है। ठीक है, वो खाली एक बच्चा होगा जो सारा बेचारा एंड तक मेहनत कर रहा होगा, और फिर एंड में अ, जो होगा वो बाकी मेंबर्स आ रहे होंगे। जिस तरीके से ये इन्होंने किया है, एक स्टूडेंट ने सबमिट भी किया है, एक ग्रुप ने। ठीक है। इनका मैं दिखा देता हूँ तो इन लोगों ने कैसे काम किया है। ठीक है। दो नहीं बेटा, दो मेंबर्स का अलाउड है, दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, तीन मेंबर्स का अलाउड नहीं है। दो मेंबर्स अलाउड है। दो मेंबर्स का ग्रुप बना लो। जो थर्ड मेंबर है उसको एलोकेट कर लो, उसको बोलो कोई और एक और ग्रुप बना ले, कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे इन्होंने बनाया है, जो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता दिया भाई हम कॉफी मैनेजमेंट शॉप बनाना चाहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड सेव होंगे, बिल सब होंगे। इम्प्लीमेंटेशन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लेबल्स बटन होंगे। इस तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी। और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन मैंने बता दिया कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आप मैम क्लिक करके उसके बिल वगैरह कैलकुलेट करके टोटल बिल आपको शो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप भी अपना एक प्रपोजल छोटा सा दे दें। ठीक है। ये कैसा सवाल है, नोटपैड पे बना सकते हैं। ऑब्वियसली वर्ड पे हमेशा डॉक्यूमेंट बनाया जाते हैं, ये वाले नोटपैड पे क्यों बनाओगे? वर्ड वर्ड आपके पास ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं है आपके पास? ऑनलाइन यूज कर लो। ऑनलाइन उसका वर्जन को यूज करके उससे डाउनलोड करके कर लो। नोटपैड पे
इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से अगर कह रहे हो कि कोड आप उसको उसको नोटपैड पे लिखो और कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करो, तो वो मुझे मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है। वो आप प्रेजेंटेशन जैसे देना चाहें उसको, उस पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है उस्मान। ठीक है, अगर आप ये चीज पूछ रहे हो कि सी शार्प का कोड मैं लिख लूं नोटपैड के ऊपर, और वो नोटपैड है। अच्छा, प्रपोजल सबमिट करवा दो, देख लेते हैं। नोटपैड करेगा क्या, वो जस्ट नोटपैड होगा और उसमें आप जो वैल्यू लिखोगे, सेव करोगे, स्टोर करोगे, सेव हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, सही है, वो भी बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स यूज होने चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें जो मैकेनिज्म है वो कोड के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नोटपैड हो बेशक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, माइलस्टोन वाली बात क्लियर है अब सबको? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? बता दें, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो 15 तक वैसे टाइम है अभी तक, ठीक है। अब काइंडली इसको सबमिट करवा दीजिएगा ऑन टाइम। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी, ठीक है, उसमें हमने इनहेरिटेंस को बेसिकली देखा था, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में हमने जब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो टाइप की क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। एक तो हम बेसिकली जब इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनहेरिटेंस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अ, हम लोग हायरार्की मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। हायरार्की किस तरीके से कि एक पेरेंट क्लास होती है जिसको हम बेस क्लास कहते हैं, और एक ड्राइव क्लास होती है जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से हाँ, जो हमारी हमने इम्प्लीमेंटेशन करके इसकी देखी थी, एक सिंपल ट्रायंगल की हमने एग्जांपल ली थी और उसके उसको हमने ट्राई किया था, ठीक है। उसमें हमने सिंपली 2D शेप की एक क्लास बनाई थी, एक ट्रायंगल की क्लास बनाई थी, और डिफरेंट उसी को इनहेरिट करके हमने डिफरेंट ट्रायंगल टाइप्स को बेसिकली बनाया था, उनके ऑब्जेक्ट्स को बना के फिर उनको यूज किया था। और प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड को का भी डिफरेंस हमने देखा था कि अगर हम जो अगर प्राइवेट मेंबर हो, ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर को तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर ऐसा होता है जिसको हम अगर इनहेरिटेड क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो डाटा है वो भी कुछ हद तक सिक्योर हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं वो भी हमें मिल जाती है। यहाँ तक कोर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम हो, यूएमएल टू कन्वर्जन प्रॉब्लम हो, ओवरलोडिंग में मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। आवाज़ तो मेरी सही आ रही है? किसी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। यहाँ तक जो हमारा कोर्स कवर हो चुका है, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीक आई होप कि लास्ट वीक होगा मिड से पहले, उसके बाद वाला जो वीक आएगा वो हमारा मिड का वीक होगा। तो क्योंकि आज 10th है, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड है वो 19 to 25 है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी 12 को आएगी इंशाल्लाह, और 19 और 25 तक का आपका मिड है, तो वो जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बता दूं, देखो, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर हम जब बनाते हैं किसी भी क्लास का, ठीक है, तो वो इन्वोक हो जाता है, यानी उसको इन्वोक जब हम कर देते हैं, ठीक है, तो जब तक हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन साइकिल चल रही होती है, ठीक है, जब तक वो कंस्ट्रक्टर मेमोरी कंज्यूम करके या उसके रिसोर्सेज कंज्यूम करके रखता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा काम करना है कि फॉर एग्जांपल हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर उस कंस्ट्रक्टर का काम है, तो हम क्या करते हैं कि उस कंस्ट्रक्टर को वहां पे इन्वोक करके उस पार्ट के अंदर जब भी हम जाएंगे तो उसको इन्वोक करते हैं, और जैसे ही वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता है हम उस कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए विद इन एग्जीक्यूशन साइकिल डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर की जो दूसरी खास बात वो ये होती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है, तो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है, ठीक है।
और आप उसको फिर जब उसको कॉल करना चाहें, जैसे यूज़ करना चाहें, पैरामीटर्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स थ्रू उसमें पास कर सकते हैं। इसकी हमने एग्ज़ाम्पल भी करके ट्राई देखी थी। मिड्स मुझे पता नहीं ऑनलाइन होंगे, ऑफ़लाइन होंगे, अभी तक कोई इसका फाइनल डिसीज़न आया नहीं है और अभी तक वो भी नहीं आई कोई आउटलाइन। मतलब आउटलाइन का मतलब ये है कि आपका स्केड्यूल नहीं आया कि कौन-सा पेपर किस दिन होगा। तो वैसे जो स्टार्टिंग ऑफ सेमेस्टर में डिस्कशन हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, तो यही बताया था कि एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह ऑन कैंपस होंगे वन बाय वन। अ, तो अब ये अनाउंस होगी, डेट्स पता नहीं। मैंने एकेडमिक कैलेंडर के अंदर डेट जो है वो बताई है, हो सकता है वो आगे पीछे हो सकती है, 1 आध वीक वेरी करती है कभी-कभार, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या हालत है उसकी, कंडीशन क्या है सेमेस्टर की, स्टूडेंट्स के लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी और सारी चीज़ें। तो कैंपस में भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम। मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। इसमें हँसने की कौन-सी बात थी किरण? इतनी इतनी खुशी का इज़हार ऑन कैंपस में होने के ऊपर। अच्छा जी, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से, वो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस है, ठीक है? कि कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस में क्या रिलेशनशिप है, या अगर कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, अगर हम इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर बनाए तो उसका क्या बिहेवियर होता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बेसिकली स्टडी करना, ठीक है? तो मैं पहले प्रोजेक्ट बना लेता हूँ सिंपल, फिर इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, देन हम इसकी एक कोड के साथ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। सो जिस तरीके से हमने अगेन पहले भी बात करी थी इस चीज़ के ऊपर कि हायरार्की, जब भी हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक तरीके से हम हायरार्की या टैक्सोनॉमी बना रहे होते हैं। टैक्सोनॉमी और हायरार्की दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं वर्ड्स, ठीक है? तो हायरार्की के अंदर हमारे पास हमेशा हम लोग पेरेंट क्लास से शुरू करते हैं और उसके बाद हमारे पास ड्राइव क्लास होती है, और ड्राइव क्लास के अंदर पेरेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है? यानी जो भी क्लास इनहेरिटेड होती है, जो कि क्लास इनहेरिट हो रही है, उसके अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी होती हैं सारी की सारी, और साथ साथ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जबकि पेरेंट क्लास जो होती है उसमें सिर्फ़ उसकी अपनी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम अभी तक जितनी भी इनहेरिटेंस से पहले क्लासेस बनाते थे, उन सब की अपनी स्पेसिफिक अलग एक डोमेन होती थी या अलग एक उसकी रेंज होती थी, उसके लिहाज से वो काम कर रही होती थी। लेकिन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए या लिंक करने के लिए क्लासेस को हमने इनहेरिटेंस को यूज़ किया था, और उसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली जब हमारी क्लास के अंदर या क्लासेस के दरमियान हम उन क्लासेस को लिंक करना चाहते हैं, तो हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है? और लिंक करने के लिए यही अप्रोच है कि जो ड्राइव क्लास होती है, उसके अंदर पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एनिमल की हमने एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी कि एनिमल है, एनिमल के अंदर कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है। तो हर्बीवोर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो गोट के अंदर हैं, ठीक है? और गोट की अपनी भी एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से कार्निवोर है, उसमें लॉयन है, चीता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लेपर्ड है, तो लेपर्ड के अंदर कार्निवोर्स की भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? इस तरीके से जो इनहेरिटेड जो ड्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है? उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टर के साथ भी जब काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो समहाउ कंस्ट्रक्टर का भी यही बिहेवियर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 2 क्लासेस हैं, ठीक है? और उन क्लासेस के अंदर जो आपकी बेस क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर है, और एक जो ड्राइव्ड क्लास है उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे,
ठीक है? या कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया या उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो जैसे क्लास के अंदर हम नॉर्मल क्लास के अंदर हम एक्सेस करते हैं नॉर्मल मेथड्स को या उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को या स्टैटिक वेरिएबल्स को जो हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली कंस्ट्रक्टर के साथ भी हम यही कर रहे होते हैं, ठीक है? कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंस्ट्रक्टर है एबीसी के नाम से पेरेंट क्लास में, ठीक है? और हम बीसीडी के नाम से एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ड्राइव्ड क्लास में। क्योंकि वो अगर हमने उसको इनहेरिट किया हुआ है, तो हम लोग जो कंस्ट्रक्टर है एबीसी जो कि जिस भी क्लास के अंदर है, अगर वो क्लास इनहेरिटेड है या लिंक्ड है, तो हम उसके वेरिएबल्स को या उसके रिसोर्सेज़ को, उस कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का जो वे अराउंड है या जो वे थ्रू है, वो बेसिकली गेट एंड सेट स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है? जिनको गेटर एंड सेटर भी कहा जाता है, ठीक है? गेटर और सेटर का जो सोल पर्पस है वो बेसिकली यही है कि जब आप कोई वैल्यू गेट करते हैं या आपको जो वैल्यू मिलेगी गेट करेंगे उसको आपने सेट भी करवाना है, ठीक है? तो अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है, गेट कर रहे हैं तो उसको सेट भी करवाएँ, ठीक है? इसका सिंपल मैकेनिज़्म ये है गेट और सेट का। तो जहाँ पे भी गेट आएगा वहाँ पे आपको सेट भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ ले सकते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिया है और आप एक कोर्स ले रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल भी सेट करना पड़ेगा। अपने लाइफ़ की रूटीन भी उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ तक कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस की जो डिस्कशन है उसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सब? सबको क्लियर है? चलिए जी फिर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग जो एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, जो हमने ट्रायंगल की एग्जांपल ली थी लास्ट क्लास में जिसके ऊपर हमने काम किया था इनहेरिटेंस के अंदर, उसी का एक एनहांस्ड वर्ज़न उसी को यूटिलाइज़ करके उसके एनहांस्ड वर्ज़न के ऊपर हम लोग काम करके इसको कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली बना के उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम हो सकता है जो हमने सारी डिस्कशन करी। उसका एक बिहेवियर देख लेते हैं। तो मैं कोड टाइप करता हूँ, फिलहाल मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। मैं कोड टाइप कर लूँ फिर उसको मैं मेथड बाय मेथड पार्ट बाय पार्ट आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, ये सिंपल हमने एक क्लास बना ली जिसके अंदर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल जो है प्राइवेट टाइप ऑफ विड्थ और प्राइवेट टाइप ऑफ हाइट ये 2 बेसिकली इंस्टेंसेस इंस्टेंस वेरिएबल हमने बेसिकली बना ली है, ठीक है? अब इन इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इनकी जो वैल्यू है वो सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। वो कैसे करेंगे वो आगे हम देखते हैं, ठीक है? लेट्स प्रोग्रेस फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है कि गेटर और सेटर से जो विड्थ है हमारी, ठीक है? जो हमारा विड्थ का वेरिएबल था, अब उसकी हम वैल्यू को इसकी हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को अब हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है? तो अभी इसका हमने एक सिंपल गेटर और सेटर बनाया है। जो विड्थ की वैल्यू है जहाँ भी हम यूज़ करना चाहेंगे तो इस गेटर और सेटर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और जैसे ये हमने ये काम किया ये हाइट विड्थ के लिए, इसी तरीके से हम ये सेम काम कर लेते हैं हाइट के लिए, ठीक है? तो हाइट के लिए मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके इसके वेरिएबल का बस नाम चेंज करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहाँ अभी तक मतलब जो मेजर वर्क हमने किया है, इसको मैं एक मिनट आगे कर लूँ, ठीक है? वो हमने क्या किया है कि हमने एक क्लास बनाई 2D शेप के नाम से, उसमें हमने विड्थ और हाइट के नाम से 2 वेरिएबल बेसिकली रख लिए, प्राइवेट विड्थ एंड प्राइवेट हाइट। अब हमने क्या किया इन प्राइवेट विड्थ और प्राइवेट हाइट को यूज़ करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? मैं ज़ूम ही यूज़ कर रहा हूँ बेटा उस्मान। वो ज़ूम कर दूँ, अच्छा वैल्यू इसको वो कर दूँ, बड़ी कर दूँ। अच्छा मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है अब सही है? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, ख़ैर। अच्छा जी, तो हमने जो डबल विड्थ और हाइट है इसकी अब हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे तो अब हम इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज इनको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो जो भी विड्थ की वैल्यू हम सेट करेंगे उसको हम गेट करना चाहेंगे, तो जो भी सेट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू सेट हुई हुई होगी वो हम गेट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है इसको लॉजिकल कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है? या आपने पढ़ा हुआ होगा आई होप, ठीक है? कि ये बेसिकली इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करेगा, ठीक है? क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड पे जो कंडीशन है उसको भी और क्वेश्चन मार्क के राइट साइड पे जो कंडीशन है उसको भी। तो ये चेक करेगा अगर जो आपकी वैल्यू है गिवन, ठीक है? अगर वो 0 से लेस है, ठीक है? और तो फिर क्या हो, या तो वैल्यू नेगेटिव होगी या तो जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू बेसिकली आ जाए। और जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली प्राइवेट विड्थ वैल्यू उसकी सेट हो जाएगी, ठीक है? अभी हम इसको आगे यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तक कोड क्लियर है कि यहाँ तक क्या काम हुआ है?
गेट में हम लोग वैल्यू जो वैल्यू सेट होगी ना, उसको हम गेट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम उसको जो भी वैल्यू सेट हो रही है, उसको हम गेट कर रहे हैं, ठीक है? गेटर और सेटर हम जब यूज़ करते हैं, जब हम क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं, जब यानी इनहेरिटेंस के साथ हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है या एक और जो वे अराउंड है, वो है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो उसके लिए जब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं या उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गेटर और सेटर यूज़ करने पड़ते हैं। गेटर और सेटर का जो बेसिक सोल पर्पस है, वो ये है कि आपका जो कोड है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाए, ठीक है? ताकि आप जो आपका कोड का बिहेवियर है उसको मैनेज कर सकें कि कौन सी वैल्यू कहाँ से जाएगी, कहाँ से पास होगी, उसका फ्लो क्या होगा एक्चुअली। तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फ्लो को मैनेज करने के लिए आप गेटर और सेटर यूज करते हैं या गेट और सेट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? गेट और सेट के अलावा ये कर सकते हैं जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल में कर रहे थे। ठीक है, लास्ट उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम लोग जो स्टार्ट डायरेक्ट खुद जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो उसमें वैल्यू खुद सेट करवा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड से भी हो सकता है मुकर्रम बिल्कुल, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर के साथ यूज करना चाहते हो ना, तो उसमें प्रोटेक्टर के अंदर जब आप वैल्यू सेट जब आप पास करोगे तो उसमें वहां पे इश्यूज आएंगे। तो इसीलिए गेट सेट यूज कर रहे हैं कि आपका जो फ्लो है प्रोग्राम का, वो डिस्टर्ब ना हो और आपको जो एक तरीके से प्रोग्राम के ऊपर जो फ्लो चाहिए, जो आपका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है, उसको मैनेज करने के लिए और सिक्योरिटी लेवल भी एक मैनेज करने के लिए आप गेटर और सेटर को यूज करते हो, गेट और सेट स्टेटमेंट को यूज करते हो। ठीक है, ये स्पेसिफिक केस जब आएगा जब आप कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिटेंस कर रहे होगे। यानी इनहेरिटेंस तो आप हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए इनहेरिटेंस करना चाहते हैं। तो जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू अब आप ये काम करना चाहते हैं, तो आपको इस काम को प्रॉपर्टी लेवल के ऊपर या वेरिएबल लेवल के ऊपर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपका जो फ्लो है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इसलिए हम लोग फिर वहां पे प्रॉपर्टी को सेट करते हैं गेट और सेट की हेल्प से। ठीक है, अब क्लियर है आयशा? अच्छा जी, ये सेशन एंड होने वाला है तो मैं सेशन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बीच में ब्रेक हो जाएगा।